बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत भौतिक भूगोल की इस क्लास में मैं पुनः डॉक्टर सत्यदेव आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। भौतिक भूगोल का जो पेपर है उसमें जो आपका ए सेक्शन है जिसमें मुख्य रूप से आपके जो टॉपिक हैं उनमें एक टॉपिक है टोपोग्राफी। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं आपको। टोपोग्राफी अर्थात स्थलाकृतियां। आज की क्लास में हम बहते हुए जल अर्थात नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की विवेचना करेंगे। बहते हुए जल के कार्य एवं बनने वाली स्थलाकृतियां। ये जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस रूप में भी पूछा जाता है कि बहते हुए जल के कार्य या नदी के कार्य एवं उसकी बनने वाली स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्थलाकृतियों की विवेचना करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वस्तुतः भूगोल में नदी का क्या तात्पर्य है। नदी क्या है? देखिए, जब अगर हम सामान्यतः कहें किसी विद्यार्थियों को मैं पूछूं कि नदी क्या है तो ये भी कह सकता है वो सर धरातल पर जो जल बहता है उसको नदी कह सकते हैं। देखिए, इसको हम नदी पूर्णतः नदी की परिभाषा या अर्थ नहीं मान सकते, क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के समय में एक नाला भी बहता है, उसको केवल बाही जल कहेंगे, बहने वाला जल। तो नदी की परिभाषा हम दें तो देखिए नदी क्या होती है। जब बहता हुआ जल या बहने वाला जल गुरुत्वाकर्षण के साथ ढाल के अनुसार एक निश्चित दिशा में बहता है तो उसे नदी कहते हैं। अर्थात जो बहने वाला जल है वो गुरुत्वाकर्षण के साथ ढाल के अनुसार अर्थात एक निश्चित दिशा में, देखिए दिशा निश्चित हो गई, ढाल के अनुसार बहना हो गया और गुरुत्वाकर्षण के साथ जब पानी बहेगा उसको नदी कहेंगे। अब यहां पर एक शब्द दे रखा है उद्गम, जहां से नदी की उत्पत्ति होती है कि एक स्थान ऐसा होता है, कोई भी नदी मानो चंबल मानिए, चाहे गंगा कहिए, आप यमुना नदी कहिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहिए, सिंधु नदी कहिए, ये सारी नदियां हैं, उनकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो जहां से नदी की उत्पत्ति होती है, नदी का शुरुआत होता है, उस जगह को कहेंगे भौगोलिक शब्दावली के रूप में उद्गम। और एक होता है मुहाना, जहां पर नदी गिरती है, जैसे एक नदी अपने उद्गम के पश्चात बहते हुए और अंत में कहीं पर जाकर के गिरती है, समाप्त होती है, उसको उसका मुहाना कहेंगे। अब देखिए मुहाना कहाँ हो सकता है कि मुहाना वस्तुतः महासागर में हो सकता है। नदी का मुहाना कि कोई नदी अगर अपने उद्गम से निकलने के पश्चात एक निश्चित दिशा में बहते हुए ढाल के अनुसार और अंत में जाकर के किसी समुद्र में या महासागर में गिर जाती है तो महासागर हुआ उसका मुहाना। इसी प्रकार से मुहाना की हम बात करें तो मुहाना एक झील भी हो सकती है कि जैसे कोई नदी है, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांवर जो खारे पानी की झील है उसमें कई छोटी छोटी नदी आकर के गिरती हैं, तो उन नदियों का मुहाना झील हो सकता है। तो ये आपके उद्गम और मुहाना हुए। एक शब्द है जल विभाजक, वाटर डिवाइडर, ये वाटर शेड, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है वाटर डिवाइडर या वाटर शेड। वह ऊंचा धरातलीय भाग जो कि दो नदी बेसिनों को अलग करता है। दूसरे शब्दों में दो हवा बेसिनों के बीच के उच्च भाग को जल विभाजक कहते हैं। कि जो नदी बेसिन है दो और उनके बीच का भाग है, कि जैसे अगर हम पश्चिमी घाट जो पर्वत है, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है, तो पश्चिमी घाट पर्वत के ईस्ट में या पूरब में जो नदी है वो पूरब में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो नदी है, छोटी छोटी नदियाँ, वो पश्चिम दिशा में बहते हुए आपके अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि जो पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो एक जल विभाजक का कार्य करता है या वाटर शेड का कार्य करता है। अगला शब्द है
नदी का अफवाह क्षेत्र, नदी का अफवाह क्षेत्र वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें से होकर नदी बहती है तथा जल ग्रहण करती है सहायक नदियों सहित, उसे नदी का अफवाह क्षेत्र कहते हैं। जैसे एक नदी है, अगर उसका जो अफवाह क्षेत्र है वो ऐसा तो है नहीं कि नदी की जो तली है उसमें जो वर्षा होती है उसी के पानी को लेकर के बहती है। एक नदी अपने आसपास के जल को लेकर के भी बहती है। तो नदी में जो सहायक नदी आकर के मिलती हैं, इधर उधर का जो जल आता है उसको लेकर के जब नदी बहती है तो उसको हम नदी का अफवाह बेशन कहेंगे या अफवाह क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर एक रेखा चित्र या मानचित्र दे रखा है जिसमें भारत का जो महान जल विभाजक है उसकी विवेचना की गई है। ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से एक डायग्राम आता है, पूछता है कि जो रेखा चित्र में या मानचित्र में जो दर्शाया गया है वो क्या है। तो ये रेखा चित्र में या मानचित्र में दर्शाया हुआ है वो आपका जल विभाजक है। इसके बाद नदी का कार्य या बहते हुए जल का कार्य व्यापक होता है, इसलिए नदी अपवर्तन चक्र को सामान्य अपवर्तन चक्र कहते हैं। नदी का कार्य निम्न 3 रूपों में संपादित होता है, उसमें नदी के त्रिकट कार्य कहलाते हैं। अब देखिए, नदी का कार्य या बहते हुए जल का कार्य वो सबसे ज़्यादा व्यापक है, इसीलिए नदी अपवर्तन चक्र को सामान्य अपवर्तन चक्र कहते हैं। जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य अपवर्तन चक्र क्या है, नदी अपवर्तन चक्र, पवन अपवर्तन चक्र, आपके हिमपर्दन चक्र, इस तरीके से। तो यहाँ पर उत्तर होगा नदी अपवर्तन चक्र। इसका एक कारण है, नदी अपवर्तन चक्र जो होता है वो उसका कारण व्यापक होने की वजह से उसको महानपर्दन चक्र कहेंगे, ये सामान्य अपवर्तन चक्र कहेंगे। क्योंकि यदि आप मरुस्थल की तरफ जाओगी तो वहां पे आपको नदी का कुछ ना कुछ छिटपुट रूप में काम मिल जाएगा। यदि आप आर्द्र क्षेत्रों में जाओगे वहां पर नदी का व्यापक रूप में कार्य मिल जाएगा। तो नदी का जो कार्य है वो अन्य की अपेक्षा अधिक व्यापक होने की वजह से इसको सामान्य अपवर्तन चक्र कहते हैं। नदी जो कार्य जो करती है वो सामान्यतः 3 रूपों में कार्य करती है, इसे नदी के त्रिकट कहते हैं। जैसे अपवर्तनात्मक कार्य, नंबर 2 परिवहन कार्य और नंबर 3 निक्षेपात्मक कार्य। जैसा कि पवन में पढ़ते हैं हम, हिमनदी अपवर्तन चक्र में पढ़ते हैं कि नदी जो बाह्य भौगोलिक प्रक्रमों में वो एक व्यापक रूप में कार्य करने वाला प्रक्रम है, बहता हुआ जल। ये जो धरातल पर जो कार्य करता है वो 3 रूपों में संपादित करता है, अपवर्तनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपात्मक कार्य। नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य स्थल का सागर तक ले जाया जाना है। जो नदी के प्रमुख कार्य हैं उनमें एक जो कार्य है वो स्थल का सागर तक ले जाया जाना है। ये सेल्सबरी ने कहा था कि ये नदी का प्रमुख कार्य है। जब आप देखोगे, जब नदी अपने उद्गम से शुरुआत करती है तो अपने जिस मार्ग से बहती है तो वहाँ की चट्टानों को रगड़ करके, घिस करके, धरातली चट्टानों को ले जाती है बहा करके और वो सागर की ओर ले जाती है। तो ये सेल्सबरी ने प्रमुख रूप से कहा। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि नदी का कार्य स्थल को सागर तक ले जाया जाना, ये किसकी परिभाषा है। तो ये आपका मुख्य रूप से ये बात आपके सेल्सबरी ने कही थी। तो नदी के जो 3 कार्य हैं उसमें अपवर्तनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपात्मक कार्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नदी के अपवर्तनात्मक कार्य की विवेचना करेंगे कि नदी का अपवर्तनात्मक कार्य किन किन रूपों में संपादित होता है। नदी के तीनों कार्यों की अलग से विवेचना करने से पहले मैं पुनः बता रहा हूँ, नदी का उद्गम, नदी का मुहाना, नदी का अफवाह बेसिन, जल विभाजक, इन चीज़ों को आप देखें, नदी क्या होती है, इन चीज़ों की विवेचना करें और पढ़ें। और नदी के जो अपवर्तनात्मक कार्य हैं वो किन किन रूपों में संपादित होता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियों को निर्माण करता है, ये हम इस नदी के अपवर्तनात्मक कार्य में पढ़ेंगे। तो नदी का अपवर्तनात्मक कार्य हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसकी कौन कौन सी स्थलाकृति बनती हैं उनके बारे में विवेचना करेंगे। आज की क्लास में मैं बस इतना सा ही बताना चाहूँगा कि बहते हुए जल के या नदी के कार्य 3 रूप में होते हैं, नदी का अपवर्तनात्मक कार्य, नदी का परिवहन कार्य और नदी का निक्षेपात्मक कार्य। और 3 रूपों में जो नदी होती है वो अनेक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जो आपके भूगोल की दृष्टि से, आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
थैंक यू सो मच।